वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज का टॉपिक आपके पास में, आज का टॉपिक है बर्न। बर्न क्या होता है, बर्न से संबंधित कौन कौन से सिंपल क्वेश्चन स्टेट लेवल में आते हैं, कौन से सेंट्रल लेवल में आते हैं। एक अच्छा टॉपिक होता है जिसमें सिंपल क्वेश्चन उठ के आते हैं और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाता है। यस, आज के टॉपिक का नाम है आपके सामने बर्न। एमएसएन का एक टॉपिक है जिसका नाम है बर्न। यदि कोई पर्सन कहीं पर किसी फायर एग्जिस्टिंग के अंदर बर्न में चला जाए या घाव हो जाए या जल जाए तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है कैरोटिनीमिया। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द कैरोटिनीमिया? कैरोटिनीमिया नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से पिगमेंट के बारे में बात कर रहा है बेटा, कैरोटीन पिगमेंट के बारे में। और कैरोटीन कौन से कलर का पिगमेंट होता है बेटा? येलो कलर का पिगमेंट होता है। सर कैरोटिनीमिया क्या होता है? सर व्हाट इज द मीन ऑफ द कैरोटिनीमिया? कैरोटिनीमिया कैरोटिनोसिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। यदि मेरी बॉडी में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, कैरोटीन की, तो मेरे पाम और सोल कैसे कलर के हो जाएंगे बेटा? येलो कलर के। तो येलोनेस, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन मोस्ट नोटिसेबल ऑन द पाम एंड सोल। सबसे ज्यादा पाम की और पैर के जो तलवे होते हैं उनको बोलते हैं सोल। पाम और सोल की स्किन का येलोनेस पड़ जाना क्या कहलाता है बेटा? कैरोटिनीमिया। कैरोटीन का डिपोजिशन या कैरोटीन का डिपोजिशन मोस्टली व्हेन बॉडी दैट इज येलोनेस ऑफ द स्किन मेनली पाम एंड सोल, दैट इज कॉल्ड द कैरोटिनीमिया। क्या कहलाता है? कैरोटिनीमिया। नो येलोइंग ऑफ स्क्लेरा, कोई एंड येलोविंग ऑफ स्क्लेरा। सुनना बेटा, मतलब कि क्या चीज है ये? सर येलोविंग ऑफ स्क्लेरा, ज्यादातर स्क्लेरा का येलोपन है वो हम जॉन्डिस में देखते हैं। किस में देखते हैं? जॉन्डिस में। लेकिन जब जब कैरोटीन की मात्रा ज्यादा मात्रा में होती चली जाती है तो वो किस पर भी जमा होने लग जाता है? स्क्लेरा पर। कॉज्ड बाय इंक्रीज इनटेक ऑफ द वेजिटेबल कंटेनिंग कैरोटीन। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिनमें कैरोटीन पाया जाता है, जिनको हम विटामिन ए के लिए यूज करते हैं? उन वेजिटेबल्स के ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हमारी बॉडी में कैरोटीन डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से पाम और सोल येलो दिखने लग जाते हैं। इसे हम किस नाम से बोलते हैं बेटा? किस नाम से बोलते हैं? कैरोटिनीमिया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि वेजिटेबल्स दैट कंटेनिंग कैरोटीन, ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स है जो कैरोटीन जिनके अंदर मात्रा में पाया जाता है? आपको मैं बता दूं, विटामिन ए रिच वेजिटेबल्स है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैरट, कौन सी बेटा? कैरट, ब्रिंजाल, स्पाइनच, ये जो आपके सामने है, या ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में ग्रीन वेजिटेबल्स इन सब में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की। वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता बेटा, ध्यान से सुनना। ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और आप सभी को बता दूं, विटामिन ए का प्रीकर्सर मतलब विटामिन ए जिससे बनता है उसका नाम होता है बेटा बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा? कैरट में, गाजर में। जो लोग विटामिन ए रिच वेजिटेबल्स खाते हैं जिनके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है, उन लोगों को कौन सी डिजीज हो सकती है बेटा? कैरोटिनीमिया। कैरोटिनीमिया मतलब येलोनेस ऑन द पाम एंड सोल, दैट इज कॉल्ड द कैरोटिनीमिया। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? दूसरा स्टेट लेवल में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेट लेवल में क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताइए कौन कौन से मेथड है जब बच्चा बर्न में होता है या एडल्ट बर्न में होता है। ललिता वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या आता है कि वो कौन कौन से मेथड है जो बर्न में काम में लिए जाते हैं। मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ बर्न, कितना पार्ट बर्न में गया है, इसके लिए जो मेथड होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा रूल ऑफ 9 और दूसरा होता है लुंड एंड ब्राउडर्स मेथड। सुनना बेटा, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। दो रूल है, रूल ऑफ 9 तो किसके लिए लगता है बेटा? एडल्ट के लिए। किसके लिए? एडल्ट के लिए। बच्चों में रूल ऑफ 9 ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए कौन सा लगता है बेटा? लुंड एंड ब्राउडर मेथड। तो याद रखना ये किसके अंदर लगता है बेटा? इन चाइल्ड में, बच्चों में कौन सा लगता है? लुंड एंड ब्राउडर मेथड। तो क्वेश्चन स्टेट में सीधा पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ 9, जिसको रूल ऑफ वेलेस के नाम से भी बोलते हैं, रूल ऑफ 9 का दूसरा नाम है बेटा रूल ऑफ वेलेस। वेलेस साइंटिस्ट ने दिया था
रूल ऑफ वालेस या रूल ऑफ नाइन किसके लिए दिया जाता है? तो आंसर में देना है आपको बर्न के लिए। किसके लिए? बर्न के लिए। दूसरा क्वेश्चन, सर लुंड एंड ब्राउडर मेथड किसके लिए दिया जाता है? बेटा चाइल्ड के लिए। किसके लिए दिया जाता है? चाइल्ड के लिए। सुनना बेटा, मेथड यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द बर्न, कितना पार्ट बॉडी का बर्न हुआ है, इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसका नाम है रूल ऑफ नाइन एंड लुंड एंड ब्राउडर मेथड, दोनों अर्थात एक चाइल्ड के लिए है और एक एडल्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो सेंटर में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, स्टेट में कम। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से फॉर्मूले हैं यदि बॉडी का, किसी का बॉडी सरफेस एरिया कितना पार्ट चल गया है, उसमें हमको बर्न वाले पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है, फ्लूइड के रिससिटेशन के लिए, फ्लूइड को मापने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो याद रखना, द ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला आर यूज फॉर द फ्लूइड कैलकुलेशन ऑफ द बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट के लिए कौन सा होता है बेटा? आपके सामने ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। कौन सा बेटा? ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला किसके लिए देते हैं बेटा? किसके लिए देता है? फॉर फ्लूइड मीजर करने के लिए। फ्लूइड मीजर, कितना फ्लूइड लगाना है बर्न के पेशेंट को, इन बर्न पेशेंट में कितना फ्लूइड लगाना है। तो फ्लूइड के लिए तो कौन सा है बेटा? आंसर में याद रखना ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। और जबकि बर्न का कितना परसेंट पार्ट बर्न में गया है, इसको पता करने के लिए कौन सा होता है बेटा? आपके सामने रूल ऑफ नाइन एंड लुंड एंड ब्राउडर फॉर्मूला। क्वेश्चन सुनना, अच्छे क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। पहले एक बर्न एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आता है, जिसने 10 पन्ने पढ़ रखे हैं, मेरे ये 10 पन्ने पढ़ रखे हैं, वो चाहे स्टेट में बैठ जाए, चाहे सिटी में बैठ जाए, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बैठ जाए, तो हमेशा चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई संविदा बेस पर कोई एग्जाम हो रहा है उस पर बैठ जाए, सब पर बर्न से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसके अंदर से। नेक्स्ट, कभी क्वेश्चन आ जाए यदि किसी पेशेंट को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं कुष्ठ रोग, जिसको कुष्ठ रोग या जिसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन्स डिजीज या इसका दूसरा नाम है बेटा लेप्रोसी। हैंसन्स डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? डेप्सोन इज द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, यदि किसी बच्चे को न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया हो जाए, नॉर्मली न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया उन पेशेंट में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब HIV पेशेंट है, तो HIV वाले पेशेंट को इन HIV पेशेंट, क्योंकि HIV वाला इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, इन HIV पेशेंट विच इन्फेक्शन अकर, तो आंसर में जाएगा कौन सा बैक्टीरिया करेगा बेटा? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में न्यूमोसिस्टिस का यदि इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सी ड्रग सबसे अच्छी होगी? डेप्सोन। कौन सी होगी बेटा? डेप्सोन। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी को डर्मेटाइटिस हो गया, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस हो गया, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस द स्किन डिसऑर्डर, इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है बेटा? डेप्सोन। तो किस किस की ड्रग ऑफ चॉइस होगी? लेप्रोसी की। सेकंड नंबर पे मैंने आपको किसके बारे में बात की थी? लेप्रोसी के बाद में न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया की। न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया सबसे उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, नॉर्मल लोगों में न्यूमोसिस्टिस नहीं होता। और थर्ड नंबर पे किसकी बेटा? डर्मेटाइटिस की। किसकी? डर्मेटाइटिस की। बटरफ्लाई रस, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। लास्ट लेक्चर मेरा MSN का पढ़ना, आप लास्ट लेक्चर जब मेरा MSN का पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया एक पेशेंट के नोज पर बटरफ्लाई टाइप रसेज पाए जाते हैं, केवल नेजोलेबियल फोल्ड को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा? नेजोलेबियल फोल्ड, यहां पर नहीं पाए जाते नेजोलेबियल फोल्ड को, तो इन्हें बोलते हैं बेटा बटरफ्लाई रस। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगी बटरफ्लाई रस विद स्पेयर मतलब बचा हुआ स्पेयर ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड पर नहीं पाए जा रहे और बाकी सब जगह पाए जा रहे हैं बटरफ्लाई रस। तो ये किस वाली डिजीज में देखने को मिलते हैं बेटा? आंसर में जाएगा SLE। कौन सी डिजीज में बेटा? SLE। तो कभी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि बटरफ्लाई रस इज ए साइन ऑफ द सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, और सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस को क्या नाम से बोलते हैं बेटा? SLE। क्या बोलते हैं? SLE। तो सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस कौन सी डिजीज, इसके अंदर कौन से रसेज पाए जाते हैं बेटा? बटरफ्लाई रसेज पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं साइंटिस्टों? बटरफ्लाई रसेज पाए जाते हैं। तो हैंसन डिजीज या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, तो डेप्सोन यूज करते हैं। और बटरफ्लाई रस कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं बेटा? SLE के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है?
यदि कोई बर्न का पेशेंट है तो बर्न के पेशेंट पर जो डाई लगाई जाती है उसका नाम है सिल्वर डायाजिन। वैसे नॉर्मली जो अपन ऑइंटमेंट लगाते हैं उसका नाम होता है सिल्वर डायाजिन, जिसकी बार बार अपन क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, बर्न वाले पेशेंट के पट्टी करते हैं सिल्वर डायाजिन की पर डे बदलते हैं पट्टी, जिसको बर्न का पेशेंट हो। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए कि वो सिल्वर डायाजिन में क्या क्या होता है, तो याद रखना बर्न के पेशेंट का सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन जिससे हम बर्न को साफ करते हैं, बर्न को धोते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ बर्न पेशेंट में जो बर्न हुआ है उस जगह को किस सॉल्यूशन से धोते हैं, तो याद रखना यूसोल। यूसोल का मतलब है यहां पर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन ऑफ द लाइम कंपोजिशन। लाइम कंपोजिशन इसमें क्या क्या होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिससे बर्न वाले पेशेंट के घाव को धोते हैं, बर्न को धोते हैं। इसमें क्या क्या होता है बेटा, बर्न को जो वाश करते हैं, वुंड को, बर्न के वुंड को, बर्न वुंड को जो वाश करते हैं, वॉश करने वाले जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है बेटा, 12.5 ग्राम बोरिक एसिड प्लस 12.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और साथ में इन 100 ml ऑफ द वाटर, 100 ml वाटर में 25 मिलीग्राम होता है, 25 में से 25 ग्राम होता है, जिसमें 12.5 ग्राम तो बोरिक एसिड होता है और 12.5 ग्राम क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर होता है। यूज इन द ट्रीटमेंट वुंड एंड द बर्न एरिया, बर्न एरिया या कोई भी वुंड हो गया है उसके लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, इसका नाम है बेटा यूसोल। यूसोल इज द एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन ऑफ लाइम कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना। Erythromelalgia is caused by an increased platelet count that result in the formation of tiny clot in the vessels of the extremities। सुनो बेटा, एक्सट्रीमिटीज किसे बोलते हैं बेटा, हाथ और पैर के, इनकी छोटी छोटी वेसल्स में यदि क्लॉट बनने लग जाए प्लेटलेट काउंट बढ़ने की वजह से, इसे बोलते हैं बेटा इरिथ्रोमलेजिया। और ये एक अच्छा साइन होता है कौन से वाले पेशेंट में, जिन पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया वेरा हो, जिस पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया वेरा हो, ऐसा पॉलीसाइथेमिया वेरा हो, ऐसे पेशेंट को जिनको पॉलीसाइथेमिया वेरा हो, उनका क्लिनिकल साइन कौन सा होता है बेटा, इरिथ्रोमलेजिया। सर इरिथ्रोमलेजिया क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं, वेसल्स का जो छोटी छोटी वेसल्स होती है जो कि एक्सट्रीमिटीज में पाई जाती है, इनमें प्लेटलेट का काउंट बढ़ने की वजह से पॉलीसाइथेमिया वेरा में सब तीनों का काउंट बढ़ जाता है। पॉलीसाइथेमिया में अपने आरबीसी का काउंट भी बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी बढ़ जाता है और तीसरा किसका काउंट भी बढ़ जाता है बेटा, प्लेटलेट का। तो प्लेटलेट का काउंट बढ़ने की वजह से छोटी छोटी वेसल्स में क्या बन जाता है बेटा, क्लॉट बन जाता है एक्सट्रीमिटीज में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन सीवियर पेन इन द हैंड, एकदम से हाथ की जो वेसल्स है ब्लॉक हो जाती है क्लॉट बनने से, आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, इसकी वजह से हैंड में सीवियर पेन होता है फिट्स में, विद रेडिश और ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन का रेड ब्लू पड़ जाती है, साइनोसिस हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इरिथ्रोमलेजिया। ये कौन से वाले पेशेंट में देखा गया है बेटा, पॉलीसाइथेमिया वेरा। सर व्हाट इज द पॉलीसाइथेमिया वेरा, इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन जिसमें आरबीसी का काउंट भी बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी बढ़ जाए और किसका काउंट भी बढ़ जाए बेटा, तीसरा नंबर पे प्लेटलेट का काउंट भी बढ़ जाए, उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। यदि कोई आपसे कहे कि ऐसी कंडीशन बताइए जिसके अंदर ऐसा कौन सा एनीमिया है जिसमें आरबीसी का काउंट भी कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी कम हो जाए और थर्ड नंबर पे प्लेटलेट का काउंट भी कम हो जाए, यस बताओगे कोई क्वेश्चन। मैंने कहा तीनों का वैल्यू बढ़ रहा है, मेनली आरबीसी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा। बढ़ता तीनों का है, आरबीसी का ज्यादा बढ़ता है। लेकिन ऐसी कोई एनीमिया है जिसमें आरबीसी का काउंट भी घटता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी घटता है और तीसरा प्लेटलेट का काउंट भी घटता, तीनों का काउंट घटता है, उस एनीमिया को किस नाम से बोला जाता है? कोई भी बच्चा जवाब देगा, याद रखना आंसर इज द एप्लास्टिक एनीमिया। कौन सा बेटा, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है और बोन मैरो का ही तो काम होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। जब सप्रेशन हो जाता है तो आरबीसी भी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाती है और क्या भी कम हो जाता है बेटा, प्लेटलेट का काउंट भी कम हो जाता है। तो इरिथ्रोमलेजिया किसके अंदर पाया जाता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा। देख लो क्वेश्चन, इरिथ्रोमलेजिया इज ए क्लासिकल सिम्टम ऑफ द पॉलीसाइथेमिया वेरा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द हेमरटोमा। हेमरटोमा क्या होता है, जब भी दुनिया में नाम आ जाए ना हेमरटोमा का, जब भी दुनिया में नाम आ जाए ना, व्हाट इज द मीन ऑफ द हेमरटोमा। हेमरटोमा का मतलब है कहीं का टिश्यू उठ के कहीं पर चला गया, कहीं का टिश्यू उठकर दूसरे ऑर्गन्स में चला गया। हेमरटोमा का मतलब है वंस प्लेस टिश्यू, एक जगह का टिश्यू अर्थात टिश्यू ट्रांसफर टू अदर या ट्रांसफर हो गया
टू अदर पैलेस, मतलब कि मैं कहूं कि एब्डोमिनल टिश्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम का टिश्यू एब्डोमेन में चला गया, या एब्डोमेन का इंटेस्टाइन का कोई पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब रेस्पिरेशन वाले पार्ट में आ गया, तो एक पैलेस का टिश्यू यदि ट्रांसफर होके अदर टिश्यू पर अदर पैलेस पे चला जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा हेमाटोमा। क्या बोलते हैं? हेमाटोमा। याद रखना क्वेश्चन, हेमाटोमा इज एन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू एक्सेस में हो जाए इन ए नॉर्मल सिचुएशन, जैसे बर्थ मार्क ऑन द स्किन, स्किन पर मान के चलो हेमाटोमा का मतलब होता है एक जगह का टिश्यू दूसरी जगह चल जाना, या एक वर्ड में या ये भी बोल सकते हैं कि एक जगह का टिश्यू का एक्सेसिव बन जाना। तो हेमाटोमा में क्या है, जैसे बर्थ मार्क है, बर्थ मार्क में क्या होता है, किसी पर्सन को ब्लैकनेस, टिश्यू मेलेनिन का डिपोजिशन ज्यादा हो गया, या यहाँ पर कोई किसी तरह का सीबीएसएस सिस्ट बन गई जो बर्थ सही है, कोई दिक्कत नहीं दे रही, तो बर्थ मार्क भी किसमें आता है बेटा? हेमाटोमा में। नेक्स्ट आता है आपके सामने पैकीडर्मा, मींस थिक स्किन कोज्ड बाई अर्थात डिसरेगुलेशन ऑफ द मीजेनकाइमल सेल, यदि किसी मीजेनकाइमल सेल के द्वारा डिसरेगुलेशन हो जाए टिश्यू का तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पैकीडर्मा। आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ना पूछा जाएगा, इसलिए याद करने की नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर याद करें हेमाटोमा क्या होता है। हेमाटोमा होता है बेटा एक टिश्यू का एक्सेसिव प्रोडक्शन, या एक टिश्यू का दूसरी जगह चला जाना, इतना प्रोडक्शन हो जाए कि वो बन के दूसरे ऑर्गन्स में चला जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? हेमाटोमा। क्या बोलते हैं? हेमाटोमा। हाँ बेटा, बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा BCC इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किन कैंसर। यदि बच्चों, यदि अपन आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन स्किन का कैंसर कौन सा होता है, तो आंसर में बोलना बेटा बेसल सेल कार्सिनोमा। इसे रोडेंट कैंसर भी कहते हैं, याद रखना बेटा। रोडेंट चूहे की तरह कुतरता है ये शरीर को, चूहे की तरह थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फैलता है, इसलिए इसको रोडेंट कैंसर भी बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है सेंट्रल लेवल में, विच कार्सिनोमा इज कॉल्ड एज द रोडेंट कैंसर। आंसर में बोलना बेटा बेसल सेल कार्सिनोमा इज द कोज। इसमें बेसल सेल क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है और कैंसर हो जाता है। सेल की हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया, इसे ही तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेसिव हाइपरट्रोफी, एक्सेसिव हाइपरप्लेजिया, इसे ही तो अपन किस नाम से बोलते हैं बेटा? कैंसर के नाम से बोलते हैं। मेलानोमा, मेलानोमा का नाम से, जिसके पीछे ओमा लग जाए, ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, कैंसर, ओमा। जैसे यहां पर बोला बेसल सेल कार्सिनोमा, ओमा मतलब होता है ट्यूमर, तो मेलानोमा, मेलानोमा मतलब मिलेनोसाइट का कैंसर। मिलेनोसाइट का मतलब, मिलेनोसाइट वो है जो स्किन पिगमेंट मिलेनिन का फॉर्मेशन करती है। मेलानोमा इज द मोस्ट लीथल कैंसर। सबसे डेंजर कैंसर कौन सा होता है? स्किन का। स्किन का सबसे ज्यादा मात्रा में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है बेटा? बेसल सेल कार्सिनोमा। और सबसे डेंजर कौन सा होता है बेटा? मेलानोमा। मेलानोमा इज द डेंजर कैंसर ऑफ द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मात्रा में जो बर्न से पूछा जाएगा, बर्न से क्या पूछा जा सकता है? बर्न से सुनना बेटा, फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, यदि आपको पता करना है कि प्रेशर अल्सर की कौन सी स्टेज है, अभी बर्न के बारे में अभी रुका हुआ हूं, पहले समझ लो, नेक्स्ट बर्न पे ही आने वाला हूं, जो भी मैंने फॉर्मूला बोला। फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टेज ऑफ द प्रेशर अल्सर, आपको पता करना है कि प्रेशर अल्सर कितना हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो द इसहार एंड स्लफ मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर, अर्थात असेसमेंट, असेसमेंट से पहले आप उसके ऊपर की जो स्किन है, इसहार है, उसे अलग करो। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? आपको यदि प्रेशर अल्सर की स्टेज का पता करना है कौन सी डिग्री का है, तो अपन उसको अलग करते हैं। डेप्सोन, डेप्सोन और डाइअमीनो डाइफेनिलिन सल्फोनेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लेप्रोसी। मैं पहले ही कह चुका हूं लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? किस नाम से बोलते हैं अपन? डेप्सोन। डेप्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लेप्रोसी। क्या बोलते हैं बेटा? लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी जिसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इधर देखिए बेटा, बर्न, बर्न पर सिंपल और सीधे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको केरेटोनीमिया बता के आ गया, स्किन के कैंसर्स बता के आ गया मैं आपको। इसके अलावा पॉलीसाइथेमिया वेरा और एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको दी मैंने कि क्या होता है। नेक्स्ट आता है बर्न। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एस्टिमेशन ऑफ द बर्न एरिया, बर्न एरिया का पता करने के लिए कौन से रूल दिए जाते हैं। एडल्ट में जो रूल दिया जाता है उसका नाम है वेलेस रूल, या दूसरा नाम है बेटा इसका रूल ऑफ 9। वेलेस रूल या दूसरा नाम है बेटा इसका रूल ऑफ 9। बच्चों में दिया जाता है उसका नाम है लुंड एंड ब्राउडर्स चार्ट। क्या नाम है बेटा? लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। किसके लिए दिया जाता है बेटा? चिल्ड्रन में, कि कितना % एरिया बर्न हुआ है, कितना % एरिया
बर्न हुआ है। सर चाइल्ड में कितना परसेंट एरिया बर्न हुआ है, इसके लिए लुंड एंड ब्राउडर रूल क्या कहता है? चाइल्ड में देख लो बेटा, पीडियाट्रिक भी कवर हो रही है, पीडियाट्रिक बर्न भी कवर हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, बर्न में हेड पे कितना परसेंट बर्न बताया है? 18%। फ्रंट में कितना? 18%। बैक पर भी कितना? 18%। आर्म में कितना? 9% और आपके पास लेग में कितना? 14%। जबकि वहां पर आपको 18% देखने को मिलेगा एडल्ट में। यहां पर कितना होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड 18%। इधर देखो, चाइल्ड बॉडी और परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी एरिया। आर्म का कितना परसेंट एरिया मानते हैं? परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। आर्म यदि जली है और आपको बर्न का एरिया पता करना है, यदि आर्म जली है तो कितना परसेंट दोगे बेटा? 9%। कितना दोगे? 9%। हेड एंड नेक कितने परसेंट पे आ गया? 18% पर। लेग्स कितने परसेंट पर है? बच्चों में 14% पर। एंटीरियर ट्रंक मतलब आगे का पेट कितने पर? 18 पर। और पीछे का पेट भी कितने पर बेटा? अर्थात पीछे का जो पीठ है, बैक है, वो भी कितने पर? 18 पर। दैट इज द रूल फॉर चाइल्ड। किसके लिए है? रूल फॉर चाइल्ड के लिए क्या है? ध्यान से समझ लो, बच्चों के अंदर है ये 18% हेड एंड नेक। इधर यहां पर फ्रंट में 18%, यहां पर आपके सामने बैक में 18%, आपके सामने यहां पर लेग्स पर 14%। और ये आपके पास में चाइल्ड बॉडी पार्ट और परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया के बेस पर पूरी बॉडी को बांटा गया है। समझ लो बेटा, टोटल बॉडी को बांटा गया कि किस तरह से 100% को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये टोटल 100% है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया 100%। यदि कोई सा पार्ट जलता है तो कितना परसेंट बर्न मारे? मान के चलो एक बच्चे की केवल आर्म मतलब हाथ जले हैं तो टोटल परसेंट मानेंगे 18% बर्न हुआ है। कितना परसेंट बॉडी का बर्न हुआ है? 18। आर्म के साथ में किसी का फ्रंट भी और बैक भी जल गया है तो 18 36 प्लस 18 54, तो टोटल 54% को बताता है। और इसको यदि मान के चलो किसी का यहां से लेग दोनों छूट गए और उससे ऊपर का पार्ट पूरा हो गया तो इसका मतलब 74% बर्न हो गया, वो सॉरी 72% बर्न हो गया है। नीचे का 28% पार्ट क्या रह गया है? बर्न रह गया। तो कितना परसेंट बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आता है बेटा? अर्थात आपके सामने लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। दूसरा, सर एडल्ट में क्या आता है? एडल्ट में देखो, वही फ्रंट में 18, वही बैक में 18, लेकिन हेड में कितना माना है? 9%। नेक का कितना माना है बेटा? 1%। क्वेश्चन आया हुआ है, नेक और जेनेटेलिया कितना मानते हैं बेटा? 1%। आगे ये आपके सामने वही आर्म 9%, ये भी 9%। और इसका ये वाला एरिया कितना माना है बेटा? 18% लेग का। वहां पर था 14%। यहां पर तो इधर देखो, एडल्ट की बॉडी में कैसे मानते हैं? यदि आर्म केवल बर्न हुई है तो 9%, हेड बर्न हुआ है तो 9%, नेक बर्न हुई है तो 1%, लेग बर्न हुई है तो 18%, एंटीरियर ट्रंक बर्न हुई है आपके सामने तो 18%, और पोस्टीरियर ट्रंक बर्न हुई है तो आपके सामने कितना बेटा? 18%। टोटल 18 72 और 73 आपके सामने 73%। और क्या क्या होता है बेटा? जेनेटेलिया माने जाते हैं। कितना मान जाते हैं? जेनेटेलिया। इसका 9% आगे 9% पीछे मानते हैं। कितना मानते हैं? 9% इसके आगे, 9% क्या मानते हैं अपन? पीछे मानते हैं। तो टोटल परसेंट यहां पर देखोगे जैसे लाइक दिस, तो यहां पर तो 99% आर्म का। तो टोटल आपके सामने क्वेश्चन कभी आ जाए, लेग को कितना मानते हैं बेटा? 18%। इसको कितना मानते हैं? 99%। बैक को कितना मानते हैं? 18%। फ्रंट को कितना मानते हैं? 18%। यहां पर हेड को कितना मानते हैं? 9%। और नेक को कितना मानते हैं बेटा? 1%। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बॉडी सरफेस एरिया के बेस पर कितना परसेंट बर्न हुआ है, तो हम पहले पूछेंगे क्या क्या पार्ट बर्न हुआ है क्या, तो फिर हम क्या लगाएंगे? अपने सामने रूल ऑफ 9 लगाएंगे। रूल ऑफ 9 मतलब सब जगह 9 का बात है। 9 एकम 9 9 9 18 तो सब जगह 9 9 की बात है। किसकी बात है बेटा? 9 9 की बात आपके पास में यहां पर पाई जाती है। रियल बात बताऊं आपको तो देखो बेटा, 18 9 आगे 9 पीछे, तो टोटल परसेंट बैक पूरी आर्म का 18, 9 आगे 9 पीछे, 9 आगे वाला पार्ट और 9 पीछे वाला पार्ट 18%। तो टोटल 18 यहां देख लो आपके सामने टोटल, सॉरी 9% टोटल आर्म। ध्यान से समझना बेटा, टोटल आर्म होगी आपके सामने 9%, ये 9%, तो टोटल कितनी होगी बेटा? 18। तो 5 18 आपके सामने हो गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल 90% ये हो गया और 10% ये रहा बेटा, 9% प्लस 1%। तो आंसर में टोटल 100% बॉडी सरफेस एरिया को इस तरह से डिफाइन किया गया है। आर्म को 99% ही माना है, 4.5% आगे से, 4.5% पीछे से। यदि किसी की आर्म आगे से जली है तो 4.5%, तो टोटल आर्म कितनी मानी है बेटा? 9%। तो 9 तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न कितने टाइप के होते हैं? बर्न दुनिया में 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न,
3rd डिग्री बर्न और 4th डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री यदि कोई किसी की स्किन बर्न हुई है, केवल एपिडर्मिस बर्न हुई है तो 1 डिग्री बर्न। सुन लो बेटा, 1 डिग्री फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, पेनफुल होता है, क्योंकि जब भी एपिडर्मिस चलती है ना, सरफेसिक एरिया जलती है तो कैसा होता है, पेनफुल होता है। नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन, कोई ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं, क्योंकि जब तक डर्मिस पर आग नहीं पहुंचेगी ब्लिस्टर नहीं बनेंगे। और सेकंड दूसरा नंबर पे पहला आ गया बेटा आपके सामने, 1 नंबर पे आ गया फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकंड नंबर पे आपके सामने आ गया, सुनना बेटा, सेकंड नंबर पे आया 2nd डिग्री बर्न। 2nd डिग्री बर्न क्या होता है, 2nd डिग्री बर्न में एक तो बेटा पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस का कुछ पार्ट। डर्मिस का जो 2nd डिग्री बर्न होता है, ये 2 तरह के होते हैं, सुपरफिशियल, डीप। यदि डर्मिस का सुपरफिशियल पार्ट गया तो सुपरफिशियल बर्न, और डीप वाला गया तो डीप डर्मिस। सुपरफिशियल वाला ज्यादा पेनफुल होता है, डीप डर्मिस विद सेकेंडरी बर्न इज द लिस्ट पेनफुल होता है, मतलब कम पेनफुल होता है। तो 2nd डिग्री बर्न क्या होता है बेटा, यहां पर देखो आपके सामने 2nd डिग्री बर्न, आपके सामने ध्यान से समझना। 2nd डिग्री बर्न क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं सर, 2nd डिग्री बर्न में क्या होता है, पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल थिकनेस बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं इसको, पार्शियल थिकनेस बर्न। इसका मतलब एपिडर्मिस प्लस डर्मिस का भी कुछ पार्ट, सुपरफिशियल और डीप, डिपेंड करता है कौन सा वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं अपन 2nd डिग्री बर्न। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बर्न के अंदर 3 तरह के आपके सामने स्टेज होती है। एपिडर्मिस हो गई आपके सामने, और नीचे कौन होगी, डर्मिस। मान के चलो ये वाला पार्ट ऊपर वाला एपिडर्मिस है और नीचे वाला डर्मिस है। तो कभी भी बर्न होता है ना, पहले वाला जोन क्या कहलाता है, जोन ऑफ कोगुलेशन, दूसरा क्या कहलाता है, जोन ऑफ स्टेसिस, और तीसरा क्या कहलाता है, जोन ऑफ हाइपरीमिया। हाइपरीमिया मतलब उसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा है। तो जोन ऑफ कोगुलेशन, यदि यहां तक बर्न हुआ तो कोगुलेशन होगा, यहां तक हुआ तो जोन ऑफ स्टेसिस और जोन ऑफ हाइपरीमिया। तो जोन ऑफ इंजरी इन द बर्न डिपेंड करता है कि इंजरी कहां तक हुई है। यदि एपिडर्मिस की हुई है ओनली तो जोन ऑफ कोगुलेशन में पाया जाएगा। यदि डर्मिस का पार्शियल पार्ट गया तो जोन ऑफ स्टेसिस, फुल डर्मिस गई है तो जोन ऑफ कहां तक चला गया बेटा, हाइपरीमिया तक चला गया। कहां तक, तो याद रखना, जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस और जोन ऑफ हाइपरीमिया किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, बर्न की इंजरी में पाए जाते हैं। कि कितनी सीवियर इंजरी हुई है इसको बताते हैं। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी पेशेंट को बर्न हुआ है तो उस पेशेंट के बर्न पर पानी डालना चाहिए, क्या ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म। तो क्वेश्चन कोई पूछे तो बेस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर द पुलिंग ए बर्न। एक बर्न को यदि आपको वॉश करना है तो बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है बेटा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है बेटा, 15 डिग्री। यदि वॉशिंग ए बर्न, एक बर्न को वॉश करना है तो बेस्ट टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी यूज में लेना चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्न के लिए कौन सा, कोल्ड वाटर और आइस शुड नॉट बी यूज। बर्न में कभी भी कोल्ड वाटर और आइस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहां उस टिश्यू की ब्लड सप्लाई, टिश्यू की जो ब्लड सप्लाई है, टिश्यू का जो परफ्यूजन है, परफ्यूजन का मतलब होता है बेटा ब्लड सप्लाई, परफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लड सप्लाई। उस टिश्यू की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि किसी टिश्यू को हेल्दी रखना है तो बेस्ट टेम्परेचर ऑफ बर्न पेशेंट का कितना होता है बेटा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है बेटा 3rd डिग्री बर्न। कौन सा आता है, 3rd डिग्री बर्न। सर 3rd डिग्री बर्न क्या होता है, सर व्हाट इज द मीन ऑफ द 3rd डिग्री बर्न। एपिडर्मिस, डर्मिस, सुन लो बेटा, एपिडर्मिस प्लस फुल डर्मिस, इसको बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न, आल्सो नोन एज द फुल थिकनेस बर्न। एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनस फैट। क्या आती है बेटा, सबक्यूटेनस फैट। आपको मैं बता दूं, हमेशा यहां पर सबसे ऊपर स्किन में एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है, उसके नीचे फैटी टिश्यू आते हैं, फिर इसके नीचे मसल बोन और मसल बोन आती है। यदि किसी की एपिडर्मिस हो तक ही गया हो तो 1 डिग्री, एपिडर्मिस से यदि किसी की डर्मिस तक चला गया हो तो 2 डिग्री, एपिडर्मिस से यदि किसी की फैट तक चला गया हो, फैट भी जल गई हो, फैट का भी इन्वॉल्व हो गया तो 3 डिग्री, और यदि किसी की मसल और बोन तक पहुंच गया हो या उसके अंदर लाइक टेंडन वेंडन, जैसे मैं ब्रेन की बात करूं, यदि किसी के स्कल को बोन को सबको पार करके ब्रेन तक पहुंच गया हो, ब्रेन तक, मसल बोन ब्रेन यहां तक पहुंच गया हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फुल बर्न, या एक वर्ड में बोल दूं 4 डिग्री बर्न। क्या कहलाता है बेटा, 4 डिग्री बर्न। तो 3rd डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस प्लस सबक्यूटेनस फैट होता है। 4 डिग्री बर्न क्या होता है, 4 डिग्री में स्किन के नीचे जो भी स्ट्रक्चर आ रही है सारी, मतलब स्किन के एपिडर्मिस, डर्मिस,
अंडरलाइंग स्ट्रक्चर मसल, बोन, ब्रेन, तो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर मतलब मसल, बोन, ब्रेन सबको इन्वॉल्व कर ले, ऐसा बर्न क्या कहलाता है बेटा? 4 डिग्री बर्न। क्या कहलाता है? 4 डिग्री बर्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सर आपने हमें बताया था यदि हमें कितना फ्लूइड देना है बर्न के पेशेंट को और कौन सा फ्लूइड देना है। सबसे अच्छा बड़े टॉपिक की तरह ही मैंने बर्न पढ़ा दिया आपको, मैं इतना पढ़ा दिया कि आप आराम से हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। एमएसएन का एक सिस्टम होता है जिसका नाम है बर्न, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ना स्टेट में ना सेंटर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। क्वेश्चन सुनना, फ्लूइड रिससिटेशन। सर फ्लूइड रिससिटेशन का मतलब आपने बताया था यदि कोई बर्न का पेशेंट है उसको कितना फ्लूइड लगाना है। यदि कोई बर्न का पेशेंट है और उसको कितना फ्लूइड लगाना है, इस चीज को पता करने के लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था जिसका नाम था ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। क्या नाम था बेटा? तो फ्लूइड को रिससिटेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। किसके लिए देते हैं? फ्लूइड रिससिटेशन के लिए देते हैं। मैंने पीछे बता के आ चुका हूं, क्वेश्चन देख लेना इधर। सर यदि फ्लूइड रिससिटेशन की जरूरत कब पड़ती है? फ्लूइड रिससिटेशन की जब किसी बच्चे के टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टीबीएसए का फुल फॉर्म सुन लो, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, यदि किसी बच्चे में, चिल्ड्रन में टोटल बॉडी सरफेस एरिया 10% से ज्यादा बर्न कर जाए। सुन लो मेरी बात, यदि आप पूरा रूल बता के आ चुका हूं, पूरा आपको लुंड एंड ब्राउडर्स फॉर्मूला पूरा चार्ट पूरा पढ़ाया है। यदि आपके हिसाब से यदि बच्चे का 10% से ज्यादा बॉडी पार्ट, 10% से ज्यादा बॉडी पार्ट बर्न हो जाए, तो 10% से ज्यादा टोटल बॉडी सरफेस एरिया का बर्न हो जाए तो उसको फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। दूसरा, एडल्ट में कितना परसेंट से ज्यादा? बेटा 15%। क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लूइड की जरूरत बर्न के पेशेंट में कब पड़ती है? जब टोटल बॉडी, रूल पढ़ा के आ चुका हूं, कितना परसेंट बर्न होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरी तरह से समझा के आया हूं। तो 10% बॉडी सरफेस एरिया से ज्यादा बच्चों में और 15% बॉडी, टोटल बॉडी सरफेस एरिया से ज्यादा एडल्ट में यदि बर्न हो जाए तो किसकी जरूरत होती है बेटा? रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? बर्न होगा तो रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया। रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया होने की वजह से, हाइपोवोलेमिया होने की वजह से आपको रिक्वायर होता है किसका बेटा? फ्लूइड रिससिटेशन। सीधा सीधा बोल रहा हूं, ये दोनों होने की वजह से क्या हो जाता है? हाइपोवोलेमिया, और हाइपोवोलेमिया की वजह से आपको, अर्थात फ्लूइड का बर्न में फ्लूइड उड़ गया, एक तरह से कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, तो आपको रिक्वायर होता है बेटा किसका? फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन तो क्वेश्चन कोई पूछ ले, फ्लूइड ऑफ चॉइस बताइए कि किसी को बर्न हो गया तो कौन सा फ्लूइड लगाना चाहिए? आरएल। कौन सा लगाना चाहिए बेटा? रिंगर लैक्टेट, आरएल। कौन सा फ्लूइड? फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होता है बेटा? आरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस फ्लूइड ऑफ चॉइस इन द चिल्ड्रन। बच्चों में शुरू में आरएल लगा दिया, लेकिन उसके बाद में यदि हमको लॉन्ग टाइम चलाना है, बच्चों में 24 घंटे तक, 48 घंटे तक फ्लूइड देना है, तो बेस्ट कौन सा होता है? डीएनएस। कौन सा होता है बेटा? डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। 5% डेक्सट्रोज इज द बेस्ट। डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन या 5% डेक्सट्रोज। डीएनएस मेंटेन करने के लिए, किसके लिए बेटा? मेंटेन। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा बेटा? आरएल। और मेंटेन करने के लिए बच्चों में, एडल्ट में तो आरएल चलने दो, बेस्ट है, लेकिन बच्चों में मेंटेन करने के लिए क्या देते हैं अपन? डीएनएस, क्योंकि बच्चों में साथ में हाइपोग्लाइसीमिया भी होने की रिस्क ज्यादा रहती है, इसलिए अपन क्या देते हैं बेटा? डीएनएस। क्या देते हैं? डीएनएस। क्वेश्चन नेक्स्ट, और कौन सा फ्लूइड लगा सकते हो? किसी के पास आरएल नहीं है तो क्या लगा सकते हो? हाइपरटोनिक सैलाइन 1.6% NaCl लगा दो। 1.6% नहीं है तो क्या लगा दो? 3% NaCl लगा दो। ये बेस्ट होता है किसके लिए? हाइपरटोनिक। नहीं हो तो आरएल। मैंने फ्लूइड ऑफ चॉइस तो बेटा आरएल ही है, फ्लूइड ऑफ चॉइस तो क्या है? आरएल। यदि हाइपरटोनिक सैलाइन नहीं है तो NS लगा दो, ये भी नहीं है तो FFP लगा सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगा सकते हैं, और ये भी नहीं है तो ह्यूमन एल्बुमिन लगा सकते हैं, एल्बुमिन लगा सकते हैं। अदर फ्लूइड है जो काम में, तो कभी मैं क्वेश्चन बना के दे दूं, विच फ्लूइड यूज इन द बर्न? आरएल, डीएनएस, थर्ड नंबर पे NS, फोर्थ नंबर पे ऑल ऑफ दीज। तो आंसर में देना बेटा ऑल ऑफ दीज। कर सकते हैं, सभी यूज कर सकते हैं, एल्बुमिन भी यूज कर सकते हैं। हाइपरटोनिक सैलाइन इज यूज फॉर द बर्न के शॉक पेशेंट। ऐसा पेशेंट जिसकी 40% से ज्यादा बॉडी बर्न हो जाए, उस वाले पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है बेटा हाइपरटोनिक सैलाइन। 3% NaCl इज द बेस्ट होता है, अर्थात क्या होता है बेटा? फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है बर्न के शॉक पेशेंट में, बर्न के शॉक पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अभी आपने बताया था फ्लूइड हम देना है, कितना देना है, इसके लिए 2 फॉर्मूले थे। एक का नाम था ब्रुक एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। 5 मिनट का और लेक्चर है, ध्यान से सुनना इस 5 मिनट के लेक्चर को ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए सर कितना फ्लूइड लगाऊं बर्न के पेशेंट को, बर्न के पेशेंट को कितना फ्लूइड लगाया जाए। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपरटोनिक सैलाइन इज यूज फॉर द बर्न शॉक पेशेंट। क्वेश्चन कभी आ जाए कि बताइए सर
कौन जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, इसके लिए सर आपने दो फॉर्मूले बताया था, एक का नाम था पार्कलैंड फॉर्मूला। सर पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है? इट इज क्रिस्टलॉइड बेस्ड है। क्या है? क्रिस्टलॉइड बेस्ड है। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन काम में लिए जाते हैं, आरएल सॉल्यूशन काम में लिए जाते हैं। 24 आवर्स फ्लूइड रिक्वायरमेंट, 24 घंटे का फ्लूइड रिक्वायरमेंट का पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है? 4 ml इंटू बॉडी वेट, बॉडी का वेट इंटू परसेंट ऑफ द बर्न सरफेस एरिया, कितना परसेंट बॉडी का एरिया सरफेस बर्न हुआ है, इस हिसाब से। टाइम स्टार्ट व्हेन द पेशेंट गेट बर्न, और ये कब स्टार्ट कर देना चाहिए? जैसे ही पेशेंट जला है उसके बाद में, अर्थात बर्न हुआ है उसके बाद में अपन क्या लगा सकते हैं बेटा? फ्लूइड लगा सकते हैं, आरएल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट डिग्री बर्न आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न इंक्लूड नहीं होते क्योंकि एपिडर्मिस वाले में फ्लूइड की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि एपिडर्मिस बर्न वाले में कभी भी फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए पार्कलैंड फॉर्मूला कभी भी फर्स्ट डिग्री बर्न वालों में नहीं लगता है। दूसरा, मैक्सिमम फ्लूइड गिवन शुड बी टेकन फॉर 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड कितना दे सकते हो? मैक्सिमम फॉर्मूला, ये जो पार्कलैंड फॉर्मूला है वो 50% बॉडी के लिए ही यूज में कर सकते हो। कितना फ्लूइड देना है? 50%। आपने माना पूरी बॉडी जल गई, 70% बॉडी जल गई, तो भी फ्लूइड आपको किस हिसाब से कैलकुलेट करना है? 50% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया को फॉर्मूला में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड को, क्योंकि वरना फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, CHF हो सकता है। हाफ ऑफ द कैलकुलेटेड फ्लूइड इज गिवन इन द फर्स्ट 8 आवर, शुरू के 8 घंटे में पहला जितना भी फ्लूइड आपने कैलकुलेट किया है वो कितने शुरू के 8 घंटे में देते हैं, और उसके बाद में बचा हुआ फ्लूइड बाकी के 16 घंटे में देते हैं। नेक्स्ट, तो 24 आवर के अंदर आधा फ्लूइड शुरू के 8 घंटे में देते हैं और अगले 16 घंटे में आधा फ्लूइड देते हैं। सेकंड डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट शुड बी 40 से 60% ऑफ द फर्स्ट डे फ्लूइड। सेकंड डे जो फ्लूइड देते हैं वो कम देते हैं, पहले दिन जो फ्लूइड दिया है उसका 40 से 60% के बीच में देते हैं। हम लोग 50% देते हैं, आधा कर देते हैं। पहले दिन जो भी देते हैं उसका आधा दूसरे दिन देते हैं, 50% कर देते हैं। दूसरे तीसरे दिन आधा आधा देते हैं जितना फ्लूइड पहला था। नेक्स्ट सर, एक फॉर्मूला और बताया था जिसका नाम है ब्रुक फॉर्मूला। क्या नाम है? ब्रुक फॉर्मूला। बोथ क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड दोनों पर यूज कर सकते हैं, NS और RL दोनों पर यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलॉइड कोलॉइड। और फ्लूइड रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है इसमें? 1.5 ml पर kg इंटू परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, क्रिस्टलॉइड प्लस 0.5 ml पर kg इंटू परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द कोलॉइड प्लस 2 लीटर ऑफ द फ्री वाटर अलग से देते हैं। 2 लीटर ऑफ द फ्री वाटर अलग से पीने के लिए बोलते हैं कि वाटर इनटेक करो, 2 लीटर ऑफ द फ्री वाटर। अब सबसे ज्यादा मात्रा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है बेटा पार्कलैंड फॉर्मूला से। पार्कलैंड फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन मैं आपसे पहला क्वेश्चन बना रहा हूं आपके सामने, जो बच्चा आंसर देगा बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सीमा, एक गर्ल का नाम है सीमा, हैज बर्न 60% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अपने बॉडी सरफेस एरिया की 60% बर्न कर चुकी है। मैं चाहता ना अभी बोल देता आर्म बर्न हुई है, लेग्स बर्न हुए हैं, तो आपका मैं रूल ऑफ 9 भी यूज करवा सकता था आपसे, रूल ऑफ 9, लेकिन मैं अभी सीधा बोल दिया मैंने 60% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुई है। हर वेट, उसका जो वेट है सीमा का वो कितना है बेटा? हर वेट 52 kg, 52 किलो की सीमा है, और उसका 60% ऑफ टोटल बॉडी एरिया अर्थात क्या हो चुका है बेटा? बर्न हो चुका है। नाउ कैलकुलेट, सुनना बेटा, नाउ कैलकुलेट अर्थात फ्लूइड रिक्वायरमेंट अर्थात अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला के अनुसार आपको बताना है कि कितना फ्लूइड इस पर्सन को चाहिए और किस हिसाब से लगेगा, सुनो बेटा, पार्कलैंड फॉर्मूला कहता है 4 ml। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है? 4 ml इंटू परसेंट ऑफ TBSA बर्न, कितना पार्ट टोटल बॉडी सरफेस का बर्न हुआ है, इंटू बॉडी वेट। आप देख सकते हो, पीछे आ जाओ एक बार वापस आपको रिकॉल करा देता हूं। पार्कलैंड कहता है 24 आवर का फ्लूइड का 4 ml इंटू बॉडी का वेट किलोग्राम में इंटू परसेंट ऑफ द बर्न सरफेस एरिया, कितना परसेंट बर्न हुआ है। तो अब आता है आंसर 4 ml 4 ml इंटू परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी एरिया, कितना बेटा? 60%। कितना? 60%। क्या हम 60% लिखेंगे? नहीं, मैक्सिमम कितना लिखेंगे बेटा? 50%।
मैक्सिमम यदि 50% से ऊपर कोई भी वर्ड है तो 50% ही लिखेंगे, 60% नहीं लिखेंगे। तो टोटल परसेंट कितना आ गया बेटा 50, कितना 50 इंटू बॉडी का वेट कितना है उस बच्ची का 52 किलो, कितना बेटा 52 किलो, तो ml में आ जाएगा। तो लगभग 50% बॉडी वेट बर्न हो चुका है, तो लगभग ये मान लो आप 2080 ये आपके सामने 208 इंटू 50, तो लगभग ये मान लो आप 10 लीटर के करीब मान लो। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है। परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मैक्सिमम कितना माना है बेटा 50, और बॉडी वेट केजी में कितना माना मैंने 52 केजी। तो 4 ml ये आपके सामने 10,000 मान लेता हूं, मैं तो ज्यादा नहीं मान रहा, 10,400 मान लेता हूं, 10,400 ml में आया है। किस में आया है 10,400 ml में आया है। तो 10,400 ml आया, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10.4 लीटर। तो शुरू के फर्स्ट जो 8 घंटे होंगे, 24 घंटे का फ्लूइड आ गया, 24 आवर का फ्लूइड तुम्हारे सामने आ गया, तो शुरू के 8 घंटे में तो दे दूंगा 5.2 लीटर आधा, और रेस्ट जो बाकी के 16 घंटे बचे हैं उनमें बाकी का आधा 5.2 लीटर उसके बाद में दे दूंगा। दैट इज द क्वेश्चन इज सोल्व। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने आपको बताया। तो आपको मैंने यहां तक बता दिया कि ये किस तरह से अपन सोल्व करते हैं। तो टोटल यदि ब्रुक फॉर्मूला हो तो ब्रुक में 1.5 ml पर केजी इनटू टोटल बॉडी एरिया ऑफ द क्रिस्टलोइड पहले, और बाद में कौन सा बेटा कोलोइड, बाद में कोलोइड। दोनों तरह के फ्लूइड देते हैं, क्रिस्टलोइड भी देते हैं और कौन से देते हैं बेटा कोलोइड, दोनों तरह के फ्लूइड देते हैं। तो किसमें ब्रुक फॉर्मूला में, और यहाँ पर केवल क्रिस्टलोइड, यहाँ पर कौन सा देते हैं क्रिस्टलोइड, मतलब RL ओनली कर देंगे अपन RL। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए बर्न का एक पार्ट आपने सीखा और आपको सब कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा। तो अच्छे से आप हर क्वेश्चन को सोल्व करें, बर्न के हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, और कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप कभी रुक नहीं सकते। बर्न पार्ट ऑफ MSN कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।